मौजूदा वक्त में क्या कोई साधु संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल धर्म संसद के भीतर कर सकता है? क्या आप लोग इत्तेफाक रखती हैं या फिर इस साधु के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, काली चरण महाराज जी ने जो भी आज कुछ कहा वो कुछ नया नहीं कहा, वो कुछ भी नया नहीं कहा है और जो कहा है वो सत्य कहा है। हम उनकी बातों को सुने और धैर्य से सुने, केवल एक ही रुख से ना सुने। गांधी जी एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैं सुन रही थी तो गांधी का नाम और गांधी को केवल राजनेताओं ने वोटों की राजनीति के लिए प्रयोग किया है। गांधी का कोई भी योगदान स्वतंत्रता में नहीं रहा। गांधी का योगदान केवल इस देश के बंटवारे में रहा है जी। हाँ, तो हिंदू सनातनी परंपरा जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, जो वैश्विक बंधुत्व में विश्वास रखती है, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, जिसकी नींव उदार, सहिष्णु और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उसका जो पूरी दुनिया में अपना परचम हिंदू धर्म लहराता है, अगर आज उसका सच में कोई अहित कर रहा है ना चित्रा, तो उसको जो नीचा दिखाने का काम कर रहा है वो ये हिंदुत्व का चोगा पहनकर बैठे हुए धर्म के स्वघोषित ठेकेदार कर रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक रूप से खड़े होकर नरसंहार के लिए ललकारते हैं, कभी संविधान और मानवीय मूल्यों के परखच्चे उड़ाते हैं और कभी राष्ट्रपिता की हत्या को जायज ठहराकर गोडसे का गुणगान करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उन्होंने कमेंट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में टीका कसी की है, गाली गलौज किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूँ, मैं जिक्र भी उठाता हूँ, हमारे पीछे कोई सुनता कहाँ है, कोई जवाब नहीं देता। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवता को गाली देता, जिस प्रकार से रामकृष्ण को गाली देता, जिस प्रकार से भगवान सनातन धर्म संस्कृति और भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह उस पर कोई नहीं बोलता। आज कालीचरण ने बोल दिया तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। राजूदास जी, आपको नमस्कार। आप भी मुझे जानता है, मैं भी आपको जानता हूँ। आप समाज में मिलते हैं, मैं आपको पूरे आपके चरण वंदवत करता हूँ। समाज में संतों का सम्मान है और सनातन धर्म में संतों का सबने सम्मान किया है, लेकिन सनातन धर्म में संत कभी गाली नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। कभी नहीं गाली देते, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं, उनसे हमें सीख मिलती है। जब हमारे आदर्श जिनको हम सम्मान करते हैं सनातन धर्म में, वो जब गाली गलौज करने लगते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की, भारतीय जनता पार्टी शायद डर गई, इसीलिए चुनाव टालने के इस तरह के ट्रायल बैलून्स छोड़े जा रहे हैं। संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है जो अपना काम कर रही है। अगर ईसी कल को बोलती है कि हाँ भाई इसको पोस्टपोन करना है, तो इसी का फैसला होगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, ये इसी का फैसला होगा। हमने तो कोई सिफारिश नहीं दी है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दी है, जाके दरवाजे खटखटाए हैं कोर्ट के कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। हमने तो कोई दस्तावेज नहीं दिया, हमारा कर्तव्य है कि इसी का अगर इसी का डिसीजन होगा तो हम उसको सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा की टर्म फिक्स्ड होती है और उस फिक्स टर्म पे खत्म होने पर ऑटोमेटिकली विधानसभा खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है और एक दिन का भी गैप नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने 70 साल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं किया कि उस इलेक्शन को डिले किया हो। पहले से विधानसभा की टर्म खत्म होने से पहले नई विधानसभा का इलेक्शन करके तैयार रहती है, जैसे ही इसकी टर्म खत्म हो दूसरी विधानसभा टेक ओवर कर लेती है। तो कड़ा कदम जो लेने की जरूरत है कि जो उन्होंने बंगाल में नहीं लिया था। गाइडलाइंस बहुत अच्छे हैं, उन गाइडलाइंस को इन्फोर्स कर दीजिए प्लीज। और वो जो रैलीज होती हैं, सबसे बड़ा खतरा सिर्फ रैलीज से होता है, जहाँ पे हजारों क्या लाखों लोग इकट्ठे और भीड़ में एक दूसरे से घुस के खड़े होते हैं। खतरा उसका है, उसको बैन कर दीजिए। और सभी पार्टी पे चूंकि बैन है, किसी को उस पर कोई एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो रूल्स ऑफ द गेम तो सबके लिए एक होते हैं, सब पे बराबर इन्फोर्स होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड उससे इंश्योर होगी। तो सिर्फ ये एक मेजर बहुत काफी है, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन करना तो एक सिवाय इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो भी दो सूरतों में, या जंग या वॉर की सिचुएशन हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो कि जिसमें इलेक्शन संभव ना हो। अगर कोई आपदा है तो वो जो जनमानस है उसकी सुरक्षा का दायित्व तो किसका है? सरकार का है।
और यहाँ के पर कौन सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन ये जो मोदी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, ये इनके प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं है इनका कोई। ये अभी पीछे संसद का सत्र चल रहा था, मोदी जी सिर्फ एक दिन आए संसद के पार्लियामेंट में, उसके बाद में वो रैलियों में मस्त हैं, हजारों करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, हजारों करोड़ अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं। जनता मरे तो मर जाए, ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं। कोरोना में कैसे इन्होंने ट्रंप की रैलियां की, कैसे जो है पूर्व में लोग मर गए। सरकार अपने दायित्व से गौरव जी बिल्कुल भाग रही है। दस जनवरी से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास सही और सटीक जानकारी हो, ताकि बूस्टर डोज वैक्सीनेशन में किसी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। सबसे पहला सवाल है कि 60 साल से ऊपर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके लिए आपको नए सिरे से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। कोविन पर जिस तरह आपने पहली और दूसरी डोज के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया था, वैसे ही बूस्टर यानी तीसरी डोज का विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा आप ऑन साइट या सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अपने दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि किन गंभीर बीमारियों को 60 साल के बुजुर्गों के लिए कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में रखा गया है। भारत सरकार की कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में 22 बीमारियां शामिल हैं, जिनकी पुष्टि आप अपने डॉक्टर से भी कर सकते हैं। इसमें डायबिटीज, किडनी की बीमारी या डायलिसिस, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कैंसर, सिरोसिस, सिकल सेल डिजीज, स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक इस्तेमाल, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एसिड अटैक, हाई सपोर्ट की जरूरत वाले विकलांग, मूक बधिर, अंधापन जैसी विकलांगता के शिकार या सांस की बीमारी की वजह से जो 2 साल अस्पताल में रहे। अब सवाल यह है कि इन बीमारियों के लिए सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए बीमार बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवाना होगा। इस सर्टिफिकेट को मरीज के हस्ताक्षर के साथ कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी लेकर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर भी जा सकते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी डोज तभी दी जाएगी जब बुजुर्गों के पास कोमॉर्बिडिटीज सर्टिफिकेट मौजूद होगा। वैक्सीन की डोज लेने के इच्छुक बुजुर्गों को पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसमें इस बात की पुष्टि होगी कि वो किस तरह की गंभीर बीमारी के कारण कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।